सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इस बात को लेकर है कि जो दलित समाज है, दलित वर्ग है और साइमन कमीशन की रिपोर्ट, आखिर साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें दलितों का स्थान किस हद तक न्यायपूर्ण है, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम जरूर आपको बताएंगे। और बाबा साहब की इस बात को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, क्या बाबा साहब साइमन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर संतुष्ट हैं या नहीं, क्या बाबा साहब साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर अपना क्या विचार प्रस्तुत करते हैं 8 अगस्त 1930 को सम्मेलन में। ये आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताने जा रहे हैं। बाबा साहब का हूबहू भाषण लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जो बाबा साहब दे रहे हैं 8 अगस्त 1930 को गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले दिया गया भाषण निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले समय में गोलमेज सम्मेलन में किस तरह से कौन कौन सी मांगे बाबा साहब करते हैं, इसी सम्मेलन में ये फाइनल रणनीति बाबा साहब ने बना ली है। तो साइमन कमीशन रिपोर्ट को लेकर आज डॉक्टर अंबेडकर संदेश खास होने वाला है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या है जो उसने प्रस्तुत की दलितों के संबंध में, आज हम लोग इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जरूर देखेंगे। आइए शुरू करते हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। अखंड भारत हमारा ध्येय है, ये विषय है और इसी विषय के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 का 8वां भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, पेज नंबर 202 से लेकर 205 तक। बाबा साहब अपने भाषण में कहते हैं दलित वर्ग और साइमन कमीशन के बारे में 15वां पॉइंट यहाँ पर है, ये बाबा साहब के स्पीच का। कहते हैं भारतीय स्वराज के संविधान में किन सुरक्षा प्रावधानों को समाविष्ट किया जाना चाहिए, इस ओर मैंने आपका ध्यान दिलाया। अब मैं साइमन कमीशन द्वारा अपने पक्ष में की गई सूचनाओं के बारे में बोलूँगा। संविधान के तहत दलित वर्ग की सुरक्षा के बारे में साइमन कमीशन ने सहानुभूति से सोचा, इस बारे में कोई आशंका नहीं है। किसी भी मायने में वह सूचनाएं पर्याप्त नहीं होने के बावजूद साइमन कमीशन के वास्तव स्थिति का चित्र खींचने की कोशिश की, इसमें दो राय नहीं हो सकती है। हालांकि उन्होंने केवल पाठशाला और पनघट पर जिन मुश्किलों से दलितों को दो चार होना पड़ता है, केवल उसी के बारे में सोचा है। इस दुर्भाग्यशाली वंचित वर्ग को समाज में रहते हुए जिन यातनाओं का सामना करना पड़ता है, उनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा है। इसके बावजूद मोंटफोर्ड कमीशन की तुलना में साइमन कमीशन ने दलितों को संविधान प्रदत्त सुरक्षा का प्रावधान दिए जाने का महत्व बेहतर तरीके से जाना, ये बात माननी ही पड़ेगी। हालांकि अत्यंत खेदपूर्वक कहना पड़ रहा है कि हमारे प्रतिनिधियों की संख्या और पद्धतियों के बारे में साइमन कमीशन की सिफारिशें अत्यंत निराशाजनक है। आप जानते ही हैं कि आजकल दलित वर्ग के प्रतिनिधियों को मनोनीत कर लिया जाता है। संसद में आपका प्रतिनिधित्व करने की मुसीबत जिन्हें झेलनी पड़ती है, वे आपको इस तरह मनोनीत करने की पद्धति में क्या खामियां हैं ये बता सकते हैं। और मुझे खुशी है कि साइमन कमीशन के सामने हमारे सभी लोगों ने इस बात की निंदा की। अपने प्रतिनिधित्व के लिए बेहतर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार इस पद्धति द्वारा हमसे छीन लिया जाता है। नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों को आचरण की आज़ादी नहीं मिलती। खेद की बात है कि साइमन कमीशन ने इस दुष्ट पद्धति का त्याग नहीं किया। आज भी वे इसी बात से चिपके हुए हैं और उन्होंने अनुशंसा की है कि चुनाव कराने के लिए अगर योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते तो गवर्नर दलित वर्ग के प्रतिनिधि का चुनाव करे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो दलित वर्गों से नहीं है, ऐसे व्यक्ति को भी दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देने वाली अप्रत्याशित अनुशंसा भी साइमन कमीशन ने की है। हालांकि ये आरक्षित उपाय होने के कारण इस पर सोच विचार के लिए हमें ज़्यादा समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु साइमन कमीशन की प्रमुख योजना भी मेरी राय में स्वीकार करने योग्य नहीं है। उसके अनुसार दलित वर्ग के लिए आरक्षित पद रखते हुए संयुक्त चुनाव क्षेत्र द्वारा उनके प्रतिनिधियों का चुनाव होना है। अगर ये संभव हो पाता तो अपनी वर्तमान स्थिति में इससे बहुत सुधार हो सकता था, लेकिन इसमें एक और बेढंगी शर्त रखी गई है कि प्रांत के गवर्नर से इस अर्थ का प्रमाण पत्र प्राप्त किए बगैर दलित वर्ग का कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। ये पद्धति अस्वीकारनीय है।
इसकी वजह यह है कि ये पद्धति फिलहाल नियुक्ति का जो तरीका अस्तित्व में है उससे ये प्रस्ताव बेहद मिलता जुलता है कि दोनों में से किसका चुनाव करें ये कहना मुश्किल है। और जिन चुनाव क्षेत्रों में उम्मीदवार की केवल एक ही जगह है वहां गवर्नर किसी एक को ही इस तरह का प्रमाण पत्र देने वाले हैं। सो ऐसे चुनाव क्षेत्रों के बारे में चुनाव की ये पद्धति सीधी सादी नियुक्ति की पद्धति ही साबित होती है। प्रमाण पत्र वाला ये नुस्खा वास्तव में किस तरह से काम करने वाला है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रमाण पत्र देने के लिए किन बातों पर गौर किया जाएगा ये भी स्पष्ट नहीं है। साइमन कमीशन की सूचना बताती है कि गवर्नर दलित वर्ग के संगठनों से सलाह लेकर ये तय करें कि अगर उन्हें योग्य लगे तो इस तरह की सलाह के बगैर सर्टिफिकेट न दें, सलाह के बगैर भी सर्टिफिकेट दे दें। इन दोनों में से किसी भी सूचना के लिए आप सहमति न दें। संगठनों की सलाह लेने का तरीका अगर लागू किया गया तो बाबा साहब कहते हैं भले कितना भी अप्रिय क्यों ना हो, जनता अपने उम्मीदवार को स्वीकृति दिलाने के लिए, केवल उसे समर्थन दिलाने के लिए कई जाली संगठन उठ खड़े होंगे। दूसरी पद्धति पर अगर अमल किया गया तो उसके परिणाम स्वरूप गंदी लाल फीताशाही पनपेगी और प्रमाण पत्र देने की शक्ति मामलतदार या तहसीलदार के हाथ में होगी, क्योंकि गवर्नर को अगर कोई बौद्धिक नीति अपनानी होगी तो उसे अफसरों की सलाह के अनुसार ही प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि तहसीलदार और मामलतदार लोग किस वर्ग के लोग हैं। दलित वर्ग के बारे में और दलितों में से पढ़े लिखे लोगों के बारे में उनकी मानसिकता कैसी है ये आप सभी जानते ही हैं। इसीलिए ये लोग प्रमाण पत्र के लिए किस तरह के लोगों की सिफारिश करेंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। साइमन कमीशन के इस मत से दलित वर्ग के प्रतिनिधि को प्रमाण पत्र की खास आवश्यकता है, मैं सहमत नहीं हूं। संसद की अकार्य क्षमता को दूर करने के लिए इस प्रकार की बंदिश अगर वे रखना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि ऐसे और भी कई समुदाय हैं कि इस तरह के प्रमाण पत्र जिनके लिए लागू किए जाएं। अकार्य क्षमता के मायने अंग्रेजी के ज्ञान की कमी और उस भाषा में अपना मत व्यक्त करने की असमर्थता होगा तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बहुसंख्यक अब्राह्मण और सिंधी मुसलमानों को अंग्रेजी नहीं आती थी। इस तरह के कई अन्य उदाहरण मैं जानता हूँ। उन लोगों ने संसद में शायद ही कभी मुंह खोला हो, शायद ही कभी सवाल पूछा हो। विधानसभा में जो दलित वर्ग के प्रतिनिधि हैं वे भी अपनी विधानसभा के ऐसे उदाहरण बता सकेंगे। उनको अगर प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है तो दलित वर्ग के लिए इसकी क्यों आवश्यकता हो, ये बात मेरी समझ से बाहर है। इसीलिए साइमन कमीशन द्वारा तैयार की गई योजना को ठुकरा कर किसी भी तरह की शर्त न रखते हुए हमें अपना प्रतिनिधि खुद चुनने की आज़ादी की मांग करनी होगी। बाबा साहब कहते हैं कि हमें स्वयं प्रतिनिधि चुनने के लिए जो आज़ादी हमें मिलनी चाहिए उसकी मांग भी हमें स्वयं करनी पड़ेगी। अपने हित के बारे में निर्णय लेने के लिए हम खुद ही सर्वाधिकारी हैं और हमारा हित किस में है ये तय करने का अधिकार हमें गवर्नर को भी नहीं देना चाहिए। केंद्रीय संसद के गठन के बारे में साइमन कमीशन की योजना के बारे में आपका क्या मत है, विचार है, क्या जाने। वर्तमान विधानसभा चुनावों का तरीका और प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होते हैं। इस बारे में साइमन कमीशन की ये सिफारिश है कि प्रांत की सभा के चुनाव की पद्धति जो फिलहाल है वही कायम रहे, लेकिन विधानसभा के चुनाव प्रांत परिषद के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से हों। मुंबई प्रांत के साइमन कमीशन के एक सदस्य के नाते मैंने इसके विरोध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें ये सारे दोष गिनाए गए हैं। लेकिन साइमन कमीशन ने जिस रूप में योजना पेश की है उससे कुछ सुविधाएं और असुविधाएं भी उभरने वाली हैं। पहली बात तो ये है कि उसमें स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र या संयुक्त चुनाव क्षेत्र के सवाल को टाल दिया गया है। दूसरी बात यह है कि उसमें दोहरे मतदान का अधिकार टाल दिया गया है, एक प्रांतीय काउंसिल के लिए और एक संसद के लिए। तीसरी बात यह है कि उसने संसद को सुचारू गुट का रूप दिया हुआ है। इसमें क्या क्या असुविधाएं हैं ये देखें तो सरकार और जनता के बीच की कड़ी में इससे बाधा आने की संभावना है। इससे राष्ट्रीय एकता की बढ़ोतरी पर असर होगा, वह रुक जाएगी क्योंकि उसमें पूरे देश के साथ लोगों का जो कर्तव्य है उसका लोप होता है और उनकी नज़र में पूरे देश के बारे में उनका कोई भी कर्तव्य नहीं बचता। इस बारे में सुविधा की तरफ पलड़ा झुके या असुविधा की तरफ पलड़ा झुके, लेकिन केंद्रीय संसद के बारे में साइमन कमीशन की योजना को जगह मिलनी ही चाहिए। हालांकि उसकी सही जगह के बारे में सवाल बाकी बचता है। केंद्रीय विधानसभा के लिए या राज्यसभा के लिए वह योजना योग्य रहेगी।
साफ है कि ये योजना दोनों जगह लागू नहीं की जा सकती। अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का सबसे बड़ा दोष है कि वह पहली बारी में ही खत्म हो जाती है। एक मतदाता एक ही बार वोट देता है, इसलिए उसे विशेष महत्व होता है। इस विचार से ये योजना लागू की गई होगी। 2 बार मतदान करने की असल में कोई ज़रूरत ही नहीं बचती। इसका मतलब ये है कि अगर 2 सभागारों की पद्धति को अपनाना हो तो चुनाव की ये पद्धति विधानसभा पर लागू की गई तो राज्यसभा के सभासद चुनने का दूसरा तरीका नहीं बचता। आज के सरकार की रचना में राज्यसभा की रचना करने की पद्धति बेहद खराब है और पुनर्परीक्षण करने वाली सभा के रूप में उसका अस्तित्व कायम करना हो तो आज जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उसे हमेशा नहीं रखा जा सकता। मेरी राय यदि सही हो तो इसका यही मतलब निकलता है कि विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति का अवलंब किया जाए और अप्रत्यक्ष चुनावों से राज्यसभा की रचना की जाए। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा ये चुनाव संतुलित प्रतिनिधित्व के तरीके से किया जाए। इस मामले में यही योग्य उपाय है। अंततः यही कहा जा सकता है कि केंद्रीय संसद खड़ी करने का मार्ग भले कुछ भी तय हो, लेकिन ये स्पष्ट है कि दलित वर्ग के प्रतिनिधि के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति ही आसान सिद्ध होगी। नियुक्ति की पद्धति से इसकी तुलना की जाए तो पता चलेगा कि वही हमारे लिए अधिक हितकारी है। तो किस तरह से साइमन कमीशन ने यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट पर बाबा साहब ने समालोचनात्मक अपनी प्रतिक्रिया दी है और आपने बाबा साहब की समालोचना बहुत ध्यान से आपने देखा है। निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता, संकल्पबद्धता को हम सभी को नमन करना चाहिए। जो दूरदर्शिता बाबा साहब के अंदर थी और उसी दूरदर्शिता के बदौलत बाबा साहब ने यहाँ पर इतनी घटिया टाइप की जो योजनाएं यहाँ पर लागू करने की कोशिश की जा रही थी उसको एक तरह से गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित होकर और अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखकर उसको नाकामयाब बना दिया। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इसी बात को लेकर था, दलित वर्ग और साइमन कमीशन को लेकर। कैसा लगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में एक वैचारिक सेंटर कुछ इस तरह का निर्माणाधीन है। यदि आप भी चाहते हैं कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर का निर्माण हो तो आप भी बहुमूल्य योगदान अपना कर सकते हैं। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड के माध्यम से जो कि स्क्रीन पर प्रदर्शित है, आप भी अपना बहुमूल्य धनदान कर सकते हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर आए थे हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाजकर नई दिल्ली एवं साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी। आप सभी के सहयोग से एवं समस्त दर्शकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, साधुवाद व्यक्त करते हुए कि आप लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश को नियमित वाच कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरा वीडियो वाच करते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले मैं सर्वजित आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाजकर नई दिल्ली पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश यदि आपको अच्छा लगा है तो जन जन तक पहुँचाने हेतु इसको शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ मिलेंगे अब नए वीडियो के साथ, डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम,